तो पेज नंबर 35 एग्रीकल्चरल इनकम। पेज नंबर 35। आप ज़्यादा दूर बैठी हैं, इधर इनके साथ आ जाएं। अच्छा हाँ, एसी की वजह से ठीक है। आप लोगों को नहीं लग रही गर्मी, फिर आप भी पीछे जाए। एग्रीकल्चरल मीन्स निकालिए सबने 41 सेक्शन नंबर 41। मिल गया मिल गया। एग्रीकल्चर मीन्स एन इनकम विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या चीजें फॉल करती हैं। द इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, जमीन से आई हो। द इनकम में बी इन द फॉर्म ऑफ रेंट और रेवेन्यू। आपकी ज़रूरी ज़मीन थी, उस ज़मीन को आपने खुद इस्तेमाल कर लिया और उस पे फसल उगा के बेच दी, तो रेवेन्यू के तौर पे आ गई। या आपने जो ज़मीन थी वो किसी को ठेके पे दे दी, तो उसका रेंट आ गया। तो ये एग्रीकल्चर इनकम में फॉल करेगा। द लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज एंड बी सिचुएटेड इन पाकिस्तान। उसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी हो और वो पाकिस्तान में सिचुएट करती हो, यानी कि ज़रूरी ज़मीन हो, पाकिस्तान में सिचुएट करती हो, रेंट मिल रहा हो या खुद से बेच के इनकम ले रहे हो। ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर फॉल करेगी। एग्रीकल्चर इनकम ड्राइव बाय पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसको हम टैक्स से एग्जेम्प्ट करार देंगे। वेरियस सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर इनकम आर। अच्छा, ये जो ऊपर बात की है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, अब यहाँ पे उसने चीजें ओपन छोड़ी हैं। रेंट कैन बी इन कैश एंड इन काइंड, ठीक है। तो रेंट जो हो सकता है वो कैश में भी हो सकता है, इन काइंड में भी हो सकता है। इनकम ऑफ द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ अ रेंट इन काइंड फॉर द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विदाउट परफॉर्मिंग एनी फर्दर प्रोसेस। Income from the performance of any process by the cultivator or receiver of rent in kind, generally employed to render the produce fit to be taken to the market. पार्ट बी को मैं पहले बताता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। इसको अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिख दे सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली ये कौन है? सर्विस प्रोवाइडर एग्रीकल्चर इनकम में कौन है? जो भी आपने फसल बनाई है, फसल उगाई है, उस फसल को इस काबिल बनाना कि वो मार्केट में बिक सके। उस काबिल बनाने के लिए अगर किसी पर्सन को हायर किया जाए और वो पर्सन आपसे पैसे ना ले बल्कि आपसे आपकी फसल का कुछ हिस्सा ले, उसे कहते हैं रिसीवर ऑफ इन रेंट इन काइंड। सही है। मिसाल के तौर पे गंदम है। गंदम जिस तरह से वो सिट्टों पे निकलती है उस तरह से तो नहीं मार्केट में बिकती ना। आप सिट्टे थोड़ी लेके आते हैं, आप गंदम के दाने लेके आते हैं, तो वो सिट्टे मार्केट में नहीं बिकते। अब वो दाने मार्केट में बिकते हैं गंदम का। अब उस सिट्टे से दाना कन्वर्ट करना है, उसके लिए वो थ्रेशर एक मशीन यूज करते हैं। पीछे वो सिट्टे डालते हैं, एक तरफ वो तूड़ी अलहदा कर देता है वीट स्ट्रॉ, और एक तरफ उसके गंदम के दाने अलहदा नीचे गिराई जाते हैं। वो जो चीज़ है वो है एक ऐसी प्रोडक्ट जो आप मार्केट में जाके बेच सकते हैं, ठीक है। तो उस ये सारे काम को करने के लिए वो एक थ्रेशर मशीन वाला क्या है, अपनी मशीन लगाता है। वो पैसे नहीं लेता कभी भी, ठीक है। वो लेता है 14वां हिस्सा, 15वां हिस्सा, 13वां हिस्सा किस चीज़ का। जितने बैग्स बनते हैं उसमें से 14वां हिस्सा उसका, हर 14 बैग के बाद एक हिस्सा उसका, 13वां हिस्सा उसका, हर 13 बैग के बाद एक बैग उसका। तो वो जो आइटम ले रहा है वो आपसे अपने काम का रेंट ले रहा है इन काइंड, कैश में नहीं ले रहा।
किस तरह ले रहा है, रेंट ले रहा है इन, उसे आप कहते हो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिक सके इस काबिल उसे बनाना, उसका जो रेंट ले रहा है ना उसको वो कह रहा है रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ठीक है, अच्छा अब ये है क्या, इनकम फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस बाय द कल्टीवेटर। कल्टीवेटर खुद से कोई ऐसा काम कर ले या वो सर्विस प्रोवाइडर की जो इनकम होगी, जिसको जनरली काम कौन सा, जनरली एम्प्लॉय टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन इन की मार्केट। वो जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट में लेके जाने के काबिल बनाए। अब वो जो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड है उसको वो जो गंदम मिली है ना, वो गंदम जब मार्केट में सेल करके पैसे लेगा तो वो भी उसको एग्जेम्प्ट है। ठीक है, वो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम है। सही है, वो उसके लिए क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम। अगर उसे कैश देंगे तो कैश उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अगर उसने इन काइंड में आपसे ले ली चीज तो वो चीज को जब मार्केट में बेच के वापस लेगा पैसे तो वो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम है। ये बात इसमें थोड़ी सी टेक्निकल थी। और अब ए पॉइंट पढ़ लें, इनकम ऑफ द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड फ्रॉम द सेल ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बी पार्ट में उसने बात की है इस काबिल बनाने के लिए जिस काबिल वो हो जाए मार्केट में बेचने के। ए पार्ट में बात कर रहा है अब मार्केट में बेच दी, अब मार्केट में बेच दी, आपने 1000 मन आपकी गंदम निकली थी, वो जो रिसीवर और रेंट इन काइंड था उसको 100 मन दे दी, आपके पास 900 मन लेगी। अब आप मार्केट में गए, उसने अपनी 100 मन बेच दी, आपने अपनी 900 मन बेच दी, तो जो 900 मन के पैसे आए वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, और सर्विस प्रोवाइडर को जो 100 मन के पैसे आए वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, अब बेचने की बात कर रहा है, नीचे वो बात कर रहा था कि उसको प्रोड्यूस, जो उसने आइटम्स आपने प्रोड्यूस किए उसको रेंडर टू फिट करने के लिए जो प्रोडक्ट मिला उसकी बात कर रहा। तो ये 2 पॉइंट्स इसमें यहाँ पे इस तरह से क्लियर होते हैं। सी में वो कहता है कि इनकम फ्रॉम बिल्डिंग शैल आल्सो बी एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। बिल्डिंग की जो इनकम है वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। बिल्डिंग कौन सी, ऐसी बिल्डिंग जो आपकी फसल के साथ, जमीन के साथ हो, तो इससे आने वाली इनकम, इससे आने वाली इनकम आपकी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग है लेकिन कहाँ क्लासिफाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। इसके लिए कंडीशन क्या है, ये उसी एरिया में होनी चाहिए जिस एरिया में आपकी जमीन है। ये कहाँ होनी चाहिए, जहां पे आप जमीन खुद से काश्तकारी करते हैं या आपने रेंट पे दिया है, तो उसी एरिया के अंदर ये आपकी बिल्डिंग है जहां पे आपकी जमीन है। बिल्डिंग इज ओन्ड एंड ऑक्युपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। बिल्डिंग आपके अपने पास है या फिर रिसीवर ऑफ रेंट वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास है। बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। ये मेरी जमीन है जो मैं एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करता हूं, उसके आसपास ही ये बिल्डिंग है, इमीडिएट विसिनिटी उसके आसपास। बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड एज ए डिवेलिंग हाउस, एज ए स्टोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग बाय द कल्टीवेटर ऑफ द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ड्यू टू हिज कनेक्शन विद द एग्रीकल्चर लैंड। इस बिल्डिंग का इस्तेमाल क्या है कि इस फसल के ऊपर जो सीड लगना था जमीन पे वो यहाँ ला के रख दिया, जो स्प्रेज इस्तेमाल होनी थी वो यहाँ पे ला के रख दी। जब ये फसल बनी उगी तो इसका जो प्रोडक्ट है वो काट के यहाँ पे रख दिया, यानी कि उसे एज ए स्टोर हाउस यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ही। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस जब पूरी होंगी तो इस बिल्डिंग से आने वाला रेंट कहाँ क्लासिफाई होगा, कहाँ क्लासिफाई होगा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर से, जब ये 3 बातें पूरी होंगी। सही है, तो नॉर्मली बिल्डिंग से आने वाला रेंट जो होता है वो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में होता है, लेकिन इसमें जहन में रखना है कि अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो बिल्डिंग से आने वाला रेंट आपका एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज ए रॉ मटेरियल। व्हेन अ पर्सन हु इज अ कल्टीवेटर
और रिसीवर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज रेंट इन काइंड, यूज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल इन हिज बिजनेस, then the income chargeable to tax under the head income from business shall be computed follow. Total income, market value of the agricultural produce used in the business as raw material. आपकी ज़रूरी ज़मीन पे जो फसल उगी, उस फसल का इस्तेमाल किया अपने बिजनेस में, इसकी क्या मिसाल हो सकती है? गंदम से आटा उसमें बनता है, किसमें बनता है? फ्लोर मिल्स के अंदर बनता है। और कोई मिसाल है? शैलर भी हो सकती है, और शुगर केन आजकल है ना, वो चीनी बनाते हैं, शुगर इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो क्या करते हैं कि गन्ना लेते हैं और वही फिर आगे अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करके और आगे बेच देते हैं, चीनी बना के बेचते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वो लॉ मेकर ये कह रहा है कि अगर आपकी अपनी शुगर की कंपनी थी, ठीक है, अगर आपकी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपकी अपनी पीछे ज़मीन है, आप उस ज़मीन पे गन्ना लगाते हैं और साल के एंड पे उस गन्ने की फसल को अपनी ही शुगर इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने जो शुगर का रॉ मटेरियल था वो कौन सा इस्तेमाल किया? जो आपकी अपनी ज़मीन पे ही होगा, जो आपकी अपनी ज़मीन पे ही होगा। तो बेसिकली आपका फिर रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू तो वो होगा जो आपने शुगर को सेल करके लिया। ऐसे ही वो जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका रेवेन्यू जो है वो शुगर सेल करने से आएगा। तो लेस आप करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो आपका रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन। और शुगर केन कहाँ से आया? आपकी अपनी ज़मीन से। अच्छा, अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट लेस करेंगे, शुगर केन आपकी अपनी ज़मीनों का है। अब जब फसल लगाते हैं तो उसमें क्या क्या खर्चा आता है? बीज का खर्चा आता है, उस पर पानी लगाया उसका खर्चा आता है, उस पर पेस्टिसाइड्स की स्प्रे वगैरह करते हैं उसका खर्चा आता है, एक आधा कोई आपने बंदा रखा हो लेबर के लिए उसके ऊपर उसका खर्चा आता है, ठीक है। फिर बाकी ये हार्वेस्टर्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, तो ये सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये कॉस्ट आपको अपने रेवेन्यू में से लेस करने चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन लॉ मेकर यहाँ पे आपको एक फ़ायदा दे रहा है, वो ये फ़ायदा कर रहा है कि भाई ये जो रॉ मटेरियल आपका गन्ना है ना, इसकी जो कॉस्ट है ये लेस ना करो, कॉस्ट लेस ना करो। ये काम आप इतना अच्छा कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ही उठा के अपने रॉ मटेरियल में इस्तेमाल कर रहे हो। आप जो अपना शुगर केन है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेस करो, उसकी क्या लेस करो? फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट लेस ना करो, ठीक है। तो वो आपको अलाउ करता है इस सिचुएशन में कि आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को लेस करो, ना कि उसकी कॉस्ट को। वो देखें उसने लिखा क्या हुआ है, टोटल इनकम। टोटल इनकम में से क्या लेस कर रहा है? मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज इन अ बिजनेस एज ए रॉ मटेरियल। जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी मार्केट वैल्यू को इसमें से आप लेस करेंगे, ठीक है। नीचे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ओनली द मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज डिडक्टेड, नो फर्दर डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकम बाय टैक्स पेयर एज कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। कहते जब आपने मार्केट वैल्यू कर ली ना डिडक्ट, फिर और कोई खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि जब आपने मार्केट वैल्यू कर ली ये तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ये खर्चा थोड़ा होता है, ये मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए जब आपने मार्केट वैल्यू लेस कर ली तो आपको कोई और खर्चा लेस करने की इजाजत नहीं है। नीचे जो 2 पॉइंट्स हैं उसके अंदर वो कहता है कि जी मार्केट वैल्यू कहते किसे हैं।
मार्केट वैल्यू डिटरमिन कैसे करनी है। When the agriculture produce is ordinarily sold in the market in its raw state, जिस हालत में वो है उसी हालत में मार्केट में बिक जाएगा, कुछ ऊपर उसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट नहीं करनी पड़ रही, कुछ उसको शाइन नहीं करना पड़ रहा, बस जिस हालत में है उसी हालत में बिक जाएगा। अमरूद जैसे लगा है वैसे ही तोड़ेंगे और बेच देंगे, माल्टा जैसे लगा है वैसे ही तोड़ेंगे और प्लग करेंगे और बेच देंगे, ठीक है। तो जिस हालत में अगर उसी तरह आपका प्रोडक्ट बिक जाता है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय कल्टीवेटर और अ रिसीवर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज इन रेस्ट इन काइंड टू रेंडर इट फिट टू बी टेकन टू द मार्केट प्राइस फॉर द प्रोड्यूस एट द टाइम इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द पर्सनस बिजनेस। तो उस टाइम की जो उसकी मार्केट प्राइस है, फेयर मार्केट वैल्यू रॉ स्टेट वाली, वो जो होगी यहाँ से इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। अगर वो रॉ स्टेट में ही बिक जाता है तो रॉ स्टेट के अंदर जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी वो यहाँ से लेस करेंगे। इन एनी अदर केस द सम ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स नेमली एक्सपेंसेस ऑफ द कल्टीवेशन एंड द लैंड रेवेन्यू रेंट पेड फॉर द एरिया इन विच द प्रोड्यूस इज ग्रोन। अगर ये वाली सिचुएशन नहीं है तो कोई और सिचुएशन है तो उसमें फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी कि जो आपने एक्सपेंसेस किए, ये वाले एक्सपेंसेस, इसमें ऐड कर देंगे लैंड का रेंट, तो फिर ये आपकी क्या बन जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू। बेशक आप खुद कल्टीवेट कर रहे हैं, अपनी जमीन को खुद से उसके ऊपर कल्टीवेशन कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप लैंड का रेंट उसमें ऐड कर देंगे। आप देखेंगे कि आसपास के इलाके में लैंड का रेंट क्या चाहता है, तो फिर भी आप लैंड का रेंट ऐड करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि इस पर रेंट पे लियो जमीन, तो वो बस फेयर मार्केट वैल्यू बता रहा है क्या है। अगर तो प्रोडक्ट अपनी रॉ स्टेट में बिकता है तो उस रॉ स्टेट में जो मार्केट वैल्यू होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। बाकी सारे केसेस के अंदर आपने उसके खर्चे जो किए हैं, जैसे ये वाले खर्चे थे वो, और उसमें लैंड का रेंट ऐड कर देना, और लैंड का रेंट आपने हर सूरत में ऐड कर देना है, बेशक आप खुद से कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो ये फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बन गई। और मार्केट प्राइस आपने लेनी वही है जब आपने उसको बिजनेस में इस्तेमाल किया है। ए पॉइंट की सबसे लास्ट लाइन लिखी हुई है, द मार्केट प्राइस फॉर द प्रोड्यूस एट द टाइम इट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द पर्सन्स बिजनेस, तो वो आप उसकी मार्केट प्राइस लेंगे। ये इसने इसलिए लिखा है मार्केट प्राइस के बारे में क्योंकि पहली चीज़ तो थी ना कि उसने रॉ स्टेट के अंदर किया है, उसने फिर आगे ये वाली बात भी लिखी हुई थी कि अगर उसके ऊपर कोई प्रोसेस ऐसा करना पड़े कि उसे इस काबिल बनाया जाए कि वो इस्तेमाल हो सके, तो इस वजह से मार्केट प्राइस आपने वो लेनी है जब आपने उसे यूज़ किया रॉ मटेरियल के तौर पे, क्योंकि अगर वो रॉ स्टेट में है तो वैसे ही इस्तेमाल हो जाएगा। अगर उसे कोई थोड़ा सा मार्केटेबल बनाना है तो उसको ठीक करके फिर इस्तेमाल करेगा, जिस तरह अभी गंदम की मिसाल दी, तो वो फिर जिस टाइम पे आप उसको यूज़ करेंगे उस टाइम की जो है मार्केट वैल्यू आपकी फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम? ये सेक्शन इसलिए पढ़ाया था कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, आगे ये एक छोटे छोटे से सेक्शंस हैं, ये भी देख लें, छोटे 5-10 मिनट में इसको भी ख़त्म करते हैं, या चलें इसे बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे आए। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, पेज नंबर 192। स्वीट बेकर्स के नाम से सितंबर 2023 में
क्वेश्चन नंबर 4A आया है। सोलह नंबर का सवाल आया है और अच्छा सवाल था। इस सवाल में ये सितंबर 2023 स्प्रिंग ऑटम हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 था क्या था? नहीं, सितंबर में कौन सा क्वेश्चन है लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने जो मार्किंग करके जो अपने कमेंट्स दिए हैं, 37% पासिंग रेशियो है इस क्वेश्चन की। सिर्फ 37% बच्चे ने ये क्वेश्चन पास किया है। पढ़े इसे जी, रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम द टोटल इनकम टैक्स पेएबल एंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसबी फॉर द टैक्स ईयर 2023। इग्नोर द मिनिमम टैक्सेशन सेक्शन 113, शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशंस, एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस। ये जो सेक्शन 113 की बात कर रहा है ना, ये भी हमने पढ़ना है। ये अगर आज टाइम मिला तो शायद मैं आज ही पढ़ा दूँ, ठीक है। तो ये मिनिमम टैक्स से रिलेटेड है। अच्छा जी, सारा कुछ ही इसमें फाइंड करना है। नेट टैक्स पेएबल भी निकालना, आई थिंक निकालना है। टैक्स लायबिलिटी, हाँ जी बिल्कुल निकालनी, टैक्स लायबिलिटी निकालनी। स्वीट बेकर्स इज अ बेकरी बिजनेस ओन्ड बाय द मरियम एंड हर 2 ब्रदर्स एहसान एंड गुलाम हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 60-20-20। रिक्वायरमेंट में हमने पढ़ा है कि हमने ये जो सारी लायबिलिटी निकालनी है, ये स्वीट बेकर की निकालनी है कि मरियम और उसके दोनों भाइयों की भी निकालनी है? स्वीट बेकर्स की निकालनी है ना, ठीक है। तो इस वजह से ये एओपी से रिलेटेड तो है, लेकिन हमारे लिए इजी है क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिर्फ बिजनेस का ही बताया है, इंडिविजुअल्स के बिजनेस का एलोकेशन नहीं बताई। SB has 3 retail outlets located in the Karachi and it also owns agricultural land that is rented to a chicken farmer. SB is registered with the Sales Tax Authority as a Tier 1 retailer. यानी कि उसके पास एक एग्रीकल्चर लैंड भी थी जो उसने चिकन फार्मर को दी हुई है। The following information has been extracted from the records of SB for the year ended 30 जून 2023। नेट सेल्स उसकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें क्या दी है यार, वो बैटरी चार्ज करने के लिए देखेंगे एक्सटेंशन, मुझे बुक दे देंगे। अच्छा जी, मिलके कर लें। एडिशनल इंफॉर्मेशन से क्या दी है? नेट सेल्स इंक्लूडेड रेंटल रिसीव्ड फ्रॉम द चिकन फार्मर एज डिटेल्ड बिलो। वो कह रहा है ऊपर जो नेट सेल्स दी है ना, उसके अंदर जो रेंट रिसीव हुआ है चिकन फार्मर से वो नीचे दिया गया है। अ मंथली पेमेंट ऑफ 0.5 मिलियन और सप्लाई ऑफ 120 पेटीज ऑफ एग्स एवरी मंथ। Each patty holds a market value of 7,200. SB consumed these eggs in the production of various bakery items, but they are not accounted for in the above mentioned cost of sales. वो पेटियां भी ले रहा है अंडों की, सही है? रेंट इन काइंड भी हो गया और ऊपर से कैश में भी ले रहा है, लेकिन मजे की बात ये है उन पेटियों का आगे इस्तेमाल भी कर रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर वो बेकरी आइटम्स बना रहा है, तो उम्मीद है अच्छे अंडे ही बना रहा होगा। वैसे तो सुनते हैं बेकरी वाले अच्छे अंडे नहीं इस्तेमाल करते। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड, खास तौर पर रस जो खाते हैं ना बड़े शौक से, उसके अंदर कहते हैं कि वो सारे पुराने अंडे उठा के दे देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ये शामिल है। हाँ, कभी तहकीक कराइएगा, सही बात है, ठीक है। हाँ, परचेज ऑफ वेरियस रॉ मटेरियल्स वर्थ ₹24 million on which no withholding tax was deducted at the time of payment।
SB made a total purchases of 200 million during the year। हाँ जी, ये तो आसान सा है, ये तो याद है आपको, ये ट्रीटमेंट तो याद है ना, है भाई, ये ट्रीटमेंट याद है कि नहीं याद? बताएं क्या होगी ट्रीटमेंट ये है? 20% ऑफ किया, बस ये याद है। हाँ, रट्टा लगाया हुआ था, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। लोअर ऑफ एक्चुअल या 20% ऑफ क्या था? 20% ऑफ टोटल परचेज। हाँ जी, टोटल परचेज या फिर परचेज नो टैक्स डिडक्टेड, इनका लोअर। अच्छा, अब 20% ऑफ टोटल परचेज, ये यहां से क्या फिगर आती थी? ये क्या है? ये डिसअलाउड एक्सपेंस है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया है? 200 मिलियन की परचेज की है, तो उसका 20% क्या हो जाएगा? 40 मिलियन, इसका 20% हो गया। और ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं काटा वो कितनी है? 24। तो इसका जो लोअर है दैट इज डिसअलाउड, यानी कि उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर 200 मिलियन डाला हुआ है, उसमें से डिसअलाउ क्या करेंगे? अब हम ऐड बैक कर देंगे ना, प्रॉफिट के अंदर ऐड बैक कर देंगे। सही है, डिसअलाउड को प्रॉफिट्स के अंदर ऐड बैक कर देंगे। Purchase of the milk powder worth ₹10 million, of which 10% is delivered to the homes of 3 partners of their personal use। वो दूध आया बेकरी के लिए नहीं, उन्होंने 10 मिलियन का दूध आया, उसमें से 1 मिलियन का दूध तीनों पार्टनर्स अपने घर ले गए बच्चों को पिलाने के लिए। ठीक है, 10 लाख सही है यार, 3 लोगों के घरों में गया था। सही है, बहरहाल जैसे भी था, जो भी था, सालाना था। चले कोई नहीं, आपने सिर्फ सवाल हल करना ही, इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। ठीक है, अच्छा चलो, इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसकी? है पर्सनल यूज वाला ऐड बैक कर देंगे। ये हमने पढ़ा था उस सेक्शन के अंदर बिजनेस वाले में कि अगर एओपी है और पार्टनर्स को कुछ भी जाएगा उसको क्या कर देंगे? ऐड बैक कर दें। तो 10 मिलियन का कितने परसेंट था? 10%, यानी कि 1 मिलियन जो है ये मैं ऐड बैक कर दूंगा। ये भी ऐड बैक कर देना है और यहां से ये जो 24 है ये भी ऐड बैक कर देना है। ठीक है, salaries of rupees 8.2 million, 6 million and rupees 4.8 million to Mariam, Ehsan and Ghulam respectively। ये ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा? ऐड बैक कर दूंगा। कितनी बनती है जी? 8.2 जमा 6 14.2 जमा 4.8, 14 जमा 4 8.2 और 19 बन गई। 19 मिलियन जो है ये भी मैं ऐड बैक कर दूंगा। परचेजेस ऑफ द न्यू बेकरी प्लांट वर्थ ₹15 मिलियन, नया प्लांट लिया उसने, शायद इसमें अच्छे अंडे इस्तेमाल करे। ठीक है, 15 मिलियन का, तो ये इसने कॉस्ट ऑफ सेल से लेस किया, क्या ट्रीटमेंट करें? ऐड बैक। क्यों ऐड बैक क्यों किया? एग्जैक्टली, इसकी क्या अलाउ होगी? डेप्रिसिएशन इसकी अलाउ होगी, क्योंकि ये उसने पूरे का पूरा खर्चा ही लेस कर दिया है। तो इसको मैं ऐड बैक कर दूंगा कितनी अमाउंट से? 15 मिलियन से। 15 मिलियन से मैं ये भी ऐड बैक कर दूंगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड